अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू ब्लैक होल्स। हम ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक होल्स हमारे पास क्या हैं, क्यों हैं और इनकी हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ मौजूद हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि ब्लैक होल्स क्या हैं। ब्लैक होल्स के बारे में फ़र्स्ट टाइम जो बात की गई ये 1790s की बात है, जब हमारे पास जॉन मिचेल ने, जो कि एक इंग्लैंड के यानी कि इंग्लैंड में हमारे पास पायर साइमन लैप्लेस थे फ्रांस के अंदर, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात की। उन सब दोनों ने एक आइडिया प्रपोज किया कि इनविजिबल स्टार्स हैं हमारे पास, एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कायनात में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, इनविजिबल स्टार्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने उनका मैथ, उनका साइज भी कैलकुलेट किया, जिसको आजकल हम इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। ठीक है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका वो इवेंट हॉरिजॉन रखता है, अगर उसका मैस और वेट वगैरह यही कुछ है, मैस वेट और साइज अगर उसका यही है, तो वो फास्टर देन लाइट मूव कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इन दो साइंटिस्ट ने 1790s में इस पर काम किया। उसके बाद एक तकरीबन पूरी सेंचुरी गुजर गई, इस पर काम नहीं हुआ। ठीक, फिर लेटर इन 1950s में आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास ब्लैक होल जो हैं वो मौजूद हैं हमारी इस यूनिवर्स में, जो उन्होंने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में बताया, एक प्रिडिक्शन दी कि हमारी कायनात में जो है ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद 1967 में हमारे पास जॉन व्हीलर, जो कि एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं, उन्होंने ब्लैक होल्स की टर्म को फर्स्ट टाइम मीन किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ये टर्म दी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लैक होल हैं क्या। ब्लैक होल हमारे पास एक मैटर का बहुत ज़्यादा मैटर है, इतना बड़ा मैटर जो कि एक छोटी सी जगह के अंदर पैक हुआ है, उस बहुत स्मॉल एरिया के अंदर, यानी कि उसकी डेंसिटी, मैस डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एक छोटे सी रीजन में। ठीक है, ये स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड किस चीज़ की वजह से होती है, मैस की वजह से। तो जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा मैटर मौजूद है तो उसका एरिया बहुत कम है, वो बहुत थोड़े एरिया में कंसंट्रेशन में, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जा रहा है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी और ये किसी भी चीज़ को अपने से दूर नहीं जाने देती, हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। इवन के लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। ठीक, अब हम जितने भी हम हैं या साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते ब्लैक होल्स को। ठीक है, तो सिर्फ दो मेथड्स हैं इसको प्रीसीव करने के लिए। ठीक है, अगर हम इनके इफ़ेक्ट्स को देखें यूनिवर्स में, जो भी मैटर हमारे पास ब्लैक होल्स के करीब पाया जा रहा है, हम उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हम ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को देखें कि किस तरह के ये मटेरियल्स हैं और ये किस तरह से बनते हैं। ठीक है, हमने कहा क्योंकि ये इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये मैटर को अट्रैक्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसको हीट अप करते हैं। ठीक, और इनकी वजह से एक्स रेज इमिट होती हैं, रेडिएट होती हैं हमारी स्पेस के अंदर। अब अगर वो इमिट होती हैं तो उनके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये पाए जाते हैं या नहीं। इनकी वजह से पावरफुल गैमा रेज बर्स्ट वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बर्स्ट कहते हैं, और हम उनको नियर बाय स्टार्स के ऊपर देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऐसी मुझे नाम नहीं याद, लेकिन सहारा बर्ग में हमारे पास कुछ ऐसी हमने बनाई थी डिवाइसेस, जो कि जैसे हमारे पास डिश एंटीना होता है, वो ऐसे ही एंटीनाज थे जो कि मूवेबल थे और हम उसको बहुत कई किलोमीटर्स तक मूव करा सकते थे। तो तो हमने तब फर्स्ट टाइम बर्स्ट को सुना था कि ये एक साउंड
आती है जिसको डिटेक्ट करती थी वो हमारे पास जो सेरा बर्ग हमारे पास एंटीनास थे, वो इस आवाज़ को डिटेक्ट करते थे और उसकी वजह से हमें बताते थे कि ये कहाँ से आ रही है, ये किस स्टार से आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके थ्रू हम जो है वो इन ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर सकते थे। तो ये भी एक बैकग्राउंड नॉलेज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया बर्स्ट के बारे में कि बर्स्ट होते क्या हैं। उसके बाद किस तरह से ब्लैक होल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्टीलर ब्लैक होल्स की। ठीक है, ये वन वे ब्लैक होल्स होते हैं। ठीक है, ये किसी भी कोई भी डाइंग स्टार जो होता है वो ये उससे बनते हैं। कोई भी स्टार जो डाई हो जाता है उसके अंदर जितना भी उसका रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो उसके ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, उसका जितना भी मैटर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उससे हमारे पास क्या बनता है, एक उस डाइंग स्टार से हमारे पास एक ब्लैक होल क्रिएट होता है जिसको हम स्टीलर ब्लैक होल कहते हैं। इस स्टार के अंदर अपना न्यूक्लियर फ्यूल होता है और इसकी अपनी एक ग्रेविटी कोलाइड होती है। ठीक, अब इससे क्या बनता है, इससे एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है कि जब हमारा डाइंग स्टार जो डाई हो रहा है उसके अंदर अपनी एक ग्रेविटी कोलाइड है, एक न्यूक्लियर फ्यूल है, तो वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। लेकिन जब इसका न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो सारे का सारा बर्न हो जाता है और ग्रेविटी जो होती है वो स्टार की वो कंप्रेस हो जाती है एक ही जगह पर, उसकी जितनी भी आउटर लेयर्स होती हैं वो एक्सप्लोड हो जाती हैं एक सुपरनोवा की शक्ल में, और हमारे पास एक जितना भी मैटर है वो कोलैप्स कर जाता है इनवर्ड, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से उसका मैस जो है एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो रहा है सारे का सारा। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद एक ब्लैक होल जनरेट होता है। ये ब्लैक होल कभी भी छोटे स्टार्स का नहीं बनता, ये हमेशा बड़े स्टार्स का बनता है, ऐसे स्टार्स का जो कम से कम हमारे सन से 10 टाइम्स बिगर हों। अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स में बात करते हैं, मिनिएचर ब्लैक होल्स। ये भी एक टाइप है ब्लैक होल्स की जो कि जिनमें हमारे पास हमने पहले इवेंट हॉरिजॉन्स की बात की थी, वो इनमें मौजूद होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं जैसे कि एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह। ठीक है, हमारे फिजिस्ट ने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये बिग बैंग के दौरान प्रोड्यूस हुए हों। मिनिएचर ब्लैक होल्स जो हैं ये 10 बिलियन ईयर से ज़्यादा टाइम पहले जो है वो बने थे और इनको कंप्रेस करके इनटू बहुत स्मॉल पॉइंट्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से एक मतलब एक एक्सप्लोडेड एंड क्रिएट अ मैसिव एक्सप्लोजन, कि अगर इनको हम एक्सप्लोड कर दें कभी तो इनकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत लार्ज एक्सप्लोजन होगा। इनके बारे में सबसे मेन बात है वो यही है कि ये कंसीडर किया जाता है, फिजिस्ट ये कंसीडर करते हैं कि ये एट द टाइम ऑफ बिग बैंग बने हैं, क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो 10 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा हो चुकी है, कंसीडर की जाती है। अब ऊपर उसके बाद हमारे पास ये तो हो गए मिनिएचर ब्लैक होल्स। अब उसके बाद हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की बात करते हैं। ये हमारे पास फास्ट मूविंग गैस जेट्स हैं और इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10 मिलियन सन से ज़्यादा इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी ज़्यादा है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि अगर हम 10 सन के जैसे 10 बिलियन जो हमारे पास सन्स हैं अगर हम उनको एक साथ कंप्रेस कर दें तो भी शायद इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी हो सके। ठीक है, ये वो हैं जिनको हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। उनका इवेंट हॉरिजॉन जो है वो इमेजिनरी यानी कि क्योंकि हमने इनको देखा तो नहीं है लेकिन इनके बिहेवियर से हमने ये देखा कि हो सकता है वो सफ़ेयर हो और उनके अराउंड जो है उनके अराउंड कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती, यानी कि उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और कोई भी चीज़ उनसे एस्केप नहीं कर सकती। और जब भी हमारे पास कोई भी मैटर ब्लैक होल के अंदर जाता है तो उससे क्या होता है कि उनका साइज़ और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो उस मैटर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक है श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल, ठीक है। इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कोई रोटेशन नहीं होती, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है ब्लैक होल की जो कि एग्जिस्ट करती है। उसके बाद रेजिनर नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल, ठीक है, ये रोटेट नहीं कर सकता लेकिन इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। फिर उसके बाद द कैर्ल न्यूमैन ब्लैक होल, ठीक है, ये इसका चार्ज भी होता है और ये रोटेट भी करता है। और जो लास्ट है हमारे पास द केयर ब्लैक होल, जो रोटेट तो करते हैं लेकिन इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये हमारे पास इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे पास ब्लैक होल्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास वार्म होल की बारी आती है, वाइट होल्स एंड वार्म होल्स। तो वाइट होल्स के बारे में अभी हमें नहीं पता कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, ठीक। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम कोई ऐसा पार्टिकल हमारे पास कायनात में मौजूद हो, एग्जिस्ट करता हो, जो कि ब्लैक होल के टोटली ऑपोजिट हो, तो हम उसको वाइट होल कहेंगे, ठीक है। ये मैटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जैसे कि हमारे पास ब्लैक होल करता था, ये सिर्फ उसको एक्सपल्स कर सकता है, यानी कि एक्सक्रीट कर सकता है, ठीक है। कुछ फिजिस्ट ने और कुछ मैथमेटिशियंस ने हमें ये कहा कि जनरल इक्वेशन ऑफ थ्योरी को कंसीडर करते हुए कि हो सकता है ये मौजूद हों, ठीक है। अगर वाइट होल जो हैं ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इनकी अपीयरेंस जो है एक वार्म होल की तरह होगी। एक्चुअली वार्म होल क्या होगा, वार्म होल हमारे पास क्या बनेगा, एक कम्बिनेशन होगा ब्लैक होल और एक वार्म होल का, यानी कि वाइट होल और ब्लैक होल के कम्बिनेशन को हम कहेंगे वार्म होल। वार्म होल में क्या होगा, मैटर ब्लैक होल के थ्रू इंटर हो जाएगा और वाइट होल के थ्रू वो दोबारा से अपीयर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये एक दूसरे के इतने करीब होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और इनकी वजह से स्पैगोटिफिकेशन जो है वो हैपन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट स्पैगोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि वो क्या होती है। तो ये हमने कहा कि वार्म होल क्या होता है कि ये कम्बिनेशन होगा एक ब्लैक होल और वाइट होल का, और वाइट होल जो होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा ब्लैक होल के। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ब्लैक होल्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इवेंट हॉरिजॉन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, ये ब्लैक होल का वो पार्ट होता है जहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती, कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती। इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि ये एक बिग स्फीयर है जो कि हर मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, बेशक वो लाइट ही क्यों ना हो। कुछ थ्योरीज तो हमें ये कहती हैं कि रेडिएशंस कैन एस्केप दिस एरिया, यानी कि रेडिएशंस इस एरिया से भी एस्केप आउट हो सकती हैं, ठीक। उसके बाद सिंगुलैरिटी, ये हमारे पास वो पार्ट होता है ब्लैक होल का जिसमें तमाम मैस ब्लैक होल का जो है वो कंप्रेस हुआ होता है एक स्मॉल स्पेस के अंदर, और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, इनफिनाइट डेंसिटी होती है इसकी सिंगुलैरिटी की, ठीक। तो सिंगुलैरिटी हमारे पास देखा हमने कि इवेंट हॉरिजॉन क्या था, जहाँ पर एक बड़ा स्फीयर बना होता है और वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और हमारे पास सिंगुलैरिटी जहाँ पर सारे का सारा मैटर जो है वो एक जगह पर डेंस हुआ होता है और उसकी इन्फिनाइट डेंसिटी होती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक्रिएशन डिस्क है, ये आपको डायग्राम में दिखाई गई है। ये हमारे पास स्टीलर मटेरियल के साथ मिलके बनी हुई है और ये हमारे पास एक स्पाइरल की फॉर्म बनाता है ब्लैक होल के अराउंड में, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास एर्गोस्फेयर, अगर हमारे पास कोई भी ब्लैक होल जो है वो रोटेट कर रहा है तो जैसे जैसे वो स्पिन करेगा इसके मैस की वजह से एक स्पेस एंड टाइम रोटेशन जो है इसके अराउंड बनेंगी, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं एर्गोस्फेयर। ये सिर्फ और सिर्फ उन ब्लैक होल्स के अराउंड नज़र आता है जो कि रोटेट कर रहे होते हैं और उनकी स्पिन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं द फोटोन स्फीयर। फोटोन स्फीयर हमारे पास ऐसी एक प्लेस है जिसकी ग्रेविटी बहुत हाई होती है,
और फोटोन जो है हम कहते हैं कि वो लाइट है, लाइट विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, तो उन्हें अराउंड द ब्लैक होल एक ऑर्बिट के अंदर मूव करना होता है, ये ट्रैवल करना होता है। तो ये वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर लाइट को इनसाइड द ब्लैक होल रहने पर फोर्स किया जाता है, यानी कि यही वो स्फेयर है जो कि लाइट को इनसाइड द ब्लैक होल रहने पर फोर्स करता है। उसके बाद द श्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास हमारा जो इवेंट होरिजोन है, ये उसका रेडियस है, जिसको हम ये कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो रेडियस है जहाँ पर हमारे पास एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, और इसको हम कहते हैं द इवेंट्स होरिजोन, और इसका फार्मूला R=2gm/c² होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सिर्फ रेडिएशंस जो हैं वो इसमें से एस्केप कर सकती हैं, ये कंसीडर किया जाता है। तो अगर कोई भी बॉडी विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगी इस पॉइंट्स पर, तो ही वो इससे एस्केप कर सकती है। तो इस जो इनका डिस्टेंस है हॉरिजॉन का जो रेडियस होगा इवेंट हॉरिजॉन का, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास श्वार्ट्ज़चाइल्ड रेडियस है, ठीक। इसी तरह जेट्स ऑफ गैस हमने जैसे भी बात की, हमारे पास कुछ ब्लैक होल्स में ऐसा होता है कि एक हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन डिस्क जो है वो इमिट होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल जो हैं वो ब्लैक होल के अराउंड आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उसको हम कहते हैं कि ये जेट ऑफ ग्लास, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उसके दोनों साइडों पर जो है वो मटेरियल है, लेकिन साइड में एक डिस्क बनी हुई है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन डिस्क, ठीक। तो ये हमारे पास जेट ऑफ गैस आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बात की थी कि हम स्पेगेटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो एस्ट्रोफिजिक्स में इस टर्म्स को हम रेफ़र करते हैं कि ये ब्लैक होल का एक इफ़ेक्ट है, ठीक है, जो कि किसी भी बॉडी या मैटर के ऊपर इम्पोज किया जाता है ब्लैक होल की तरफ से। तो इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टीफन हॉकिंग्स ने प्रपोज किया था। उन्होंने कहा कि अपनी एक बुक के अंदर जिसका नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है स्पेगेटिफिकेशन के वर्ड को यूज़ किया, इस टर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इफ़ेक्ट है स्पैगेटीज का, वो हमें ये कहता है कि यू आर स्ट्रेच्ड एंड यू टर्न सो थिन दैट ब्रेक अपार्ट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर, यानी कि चीज़ों को, किसी भी मैटर को आपने स्ट्रेच किया, उसको एक थिन फॉर्म में टर्न कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया और उसको मैटर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो सारा हमारा फिनोमेना है उसको हम कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन, ठीक। तो अब इसके बारे में कुछ क्यूरियस इफ़ेक्ट हैं, हम उनके बारे में बात कर देते हैं कि इनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्मॉलर, सिर्फ जो छोटे हैं उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो जो है एक इंटीगैलेक्टिक डेथ रेस को फायर करते हैं, यानी कि ऐसी रेस जो कि हमारे लिए बेरेबल नहीं है, इंटीगैलेक्टिक डेथ रेस को फायर करते हैं। उनका मैस मैटर नहीं करता, लेकिन उनका साइज होता है जो कि मैटर करता है, ठीक। इनकी ब्लैक होल जो हैं हमारे स्पेस टाइम को डिसॉर्ट कर देते हैं, यानी कि हमारी स्पेस टाइम एक जो लोकेशन है, हमारा जो स्पेस टाइम ग्राफ है, ये उसको ख़राब कर देते हैं। हमारी जो कर्व बनी हुई है, एक हमारी शील्ड है, स्पेस टाइम शील्ड, जो कि हमारी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर है, ये उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स जो हैं ब्लैक होल्स के नज़दीक फ्रीज हुए नज़र आते हैं। ये भी इसके अंदर इसके बारे में एक क्यूरियस फैक्ट है कि कोई भी बॉडी जो कि ब्लैक होल के नज़दीक होती है वो ऐसे नज़र आती है जैसे फ्रीज हुई होती है। और ब्लैक होल्स जो हैं वो विद द टाइम, ओवर द टाइम जो हैं वो इवेंचुअली एवेपोरेट हो जाते हैं। ये इनके कुछ क्यूरियस इफ़ेक्ट थे, जैसे कि यहाँ पर आपको फोटोन दिखाया गया कि गैलेक्सी
स्कैरी ब्लैक होल, ये किस तरह एक ब्लैक होल जो है वो मूव कर रहा है, ये किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, ये सारा आपको दिखाया गया है। उसके नज़दीक कोई भी बॉडी आएगी वो फ्रीज कंसीडर होगी, जितने भी चीज़ें हैं। ये आपको एक ब्लैक होल जिसके जो हमने इसकी क्योंकि हमने देखा नहीं है इसको, तो जो हमने इसका एस्टिमेटेड एक अपनी इमेजिनेशन के साथ जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है वो ये है। और फोटोन्स जो हैं वो इसके थ्रू ये देखें किस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर इस सारे के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आप हमें कोई भी टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं जिस पर आपको वीडियो चाहिए। मीट यू सून, स्टे होम, स्टे सेफ।